हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए अनुकक्षकों के ऊर्जा अवस्था आरेख बताऊंगा। मतलब मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बनाऊंगा। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एमओटी थ्योरी का पूरा बेसिक कंप्लीट करवा चुका हूं। मैंने आप लोगों के लिए एमओटी थ्योरी क्या है, ठीक है ना, इसका पूरा आप लोगों के लिए बेसिक बता दिया। उसके बाद उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैं आप लोगों के लिए क्या बॉन्ड ऑर्डर निकालने की मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बता दी। मतलब एमओटी थ्योरी का मैं आप लोगों के लिए पूरा बेसिक कंप्लीट करवा चुका हूं। अब आज के इस लेक्चर में जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा, वो मैं डिस्कशन करूंगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। इन चार के मैं आप लोगों के लिए अनुकक्षक चित्र बताऊंगा। मतलब H2 अणु के लिए, उसके बाद आप लोगों के लिए हीलियम अणु के लिए, उसके बाद Li2 अणु के लिए, Be2 अणु के लिए, इन सभी के लिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए ऊर्जा अवस्था आरेख बताऊंगा। मतलब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना। अब आप लोगों को एग्जाम में किस तरीका से बनाना है, एग्जाम में सवाल किस तरीका से पूछा जाएगा, इन सभी बातों का डिस्कशन आज के मैं इस लेक्चर में करूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, वैसे ही बच्चों आज का ये टॉपिक भी आप लोगों के बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान से समझना, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि हम लोगों के सिलेबस में समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं के भी अनुकक्षक चित्र दे रखे हैं और विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं के भी अनुकक्षक चित्र दे रखे हैं। एग्जाम में समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु का भी डायग्राम पूछा जा सकता है और विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु का भी डायग्राम पूछा जा सकता है। भैया एग्जामिनर किसी भी तरीका से सवाल बन सकता है, क्योंकि तो एग्जामिनर मेरा कोई ससुर नहीं है कि वो मेरे से पूछ के पेपर बनाए। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जो तरीके मैं आप लोगों के लिए बताऊं कि बेटा एग्जाम में सवाल इस तरीका से पूछा जाता है, ठीक है ना, आप लोगों को आंसर इस तरीका से देना है, उसी तरीका से आप लोगों को सारी चीजें करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलो ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं। हेडिंग डाल देता हूं, समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं की अनुकक्षक चित्र, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, तो देख लो। समनाभिकीय द्विपरमाणु समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं की समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं का अनुकक्षक चित्र, अनुकक्षक चित्र, समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं का अनुकक्षक चित्र मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। तो देखो, आज के इस लेक्चर में जो मैं आप लोगों के लिए अनुकक्षक चित्र बनाना बताऊंगा, वो बच्चों एक तो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा, देखो पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। एक तो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा बच्चों H2 का, एक बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए H2 प्लस का, एक बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए हीलियम का, एक बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए Li2 का, और एक बताऊंगा बच्चों मैं आप लोगों के लिए Be2 का। मतलब इन 5 अणुओं का मैं आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए अनुकक्षक चित्र बनाना बताऊंगा। ठीक है ना, कि अनुकक्षक चित्र कैसे बनाते हैं और उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज याद रखनी है, क्या क्या बातें याद रखनी है, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो मैं डिस्कशन करूंगा भाई साहब, वो मैं करूंगा H2 अणु के लिए। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, देखो बोर्ड की तरफ। H2 अणु का, H2 अणु का अनुकक्षक चित्र, अनुकक्षक चित्र मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम H2 अणु का। तो देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अकेले सिंगल हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर H2 अणु की बात हो रही है। मतलब इसकी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इसकी बात हो रही है। अब देखो आप लोगों को पता है कि H2 अणु का जो बंध क्रम होता है वो कितना होता है, एक। और बंध क्रम की मैंने क्या डेफिनेशन बोली थी, कि दो परमाणुओं के बीच में बनी बंधों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, बंध क्रम। H2 का बंध क्रम एक का मतलब समझे बच्चों आप लोग, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना बंद होता है, एक बंद होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते हैं इसका 1s1। अरे बिल्कुल सही बात है यार। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं? 1s1 लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं? 1s1। बस इनके डायग्राम बनाने हैं और डायग्राम के आधार पर बच्चों फिर उनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो देखो भैया बोर्ड की तरफ, इसको तो थोड़ा ऊपर कर देता हूं यार मैं, ठीक है ना? ये लो, अरे इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं और डायग्राम बना देता हूं, ठीक है? देखो भाई साहब, हाइड्रोजन का अभी मैंने बताई थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1। तो बना दीजिए इसके ऑर्बिटल डायग्राम। देखो, ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ इसके, बिल्कुल इसके बराबर में, ऊपर नीचे नहीं करनी है, बिल्कुल बराबर में। ये बच्चों लिख दो यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि याद रखना एक हाइड्रोजन नहीं है, कितने हाइड्रोजन है? 2। और ये हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल है? एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है ना? कौन सी है? एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो कि हमारी कौन है? 1s ऑर्बिटल। ये भी बच्चों कौन सी है? 1s ऑर्बिटल। ये परमाणु कक्षक है, और परमाणु कक्षक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणुकक्षकों का। जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही अणुकक्षक बनते हैं। देखो यहाँ पर परमाणु कक्षक कितनी है? 2। तो कॉमन सी बात है अणुकक्षक कितनी बनेंगी? 2, जिनमें एक बॉन्डिंग होगी और एक एंटी बॉन्डिंग होगी। तो भाई साहब बॉन्डिंग को आप नीचे की तरफ शो करोगे और एंटी बॉन्डिंग को भैया आप लोग ऊपर की तरफ शो करोगे। अब कुछ नहीं करना, इस तरीका से करके बच्चों इन सबको आप लोगों को मिला देना है, ठीक है ना? इस तरीका से इन सबको मिला दीजिए। देखो भाई साहब, ये सब आप लोगों ने मिला दिए, ठीक है ना? अब एक काम कीजिए, इन सबके नाम लिख दीजिए। इसका नाम क्या है इस ऑर्बिटल का? सिग्मा बी 1s। बिल्कुल सही बात है। अरे भैया सही बात है, नीचे वाली बॉन्डिंग है तो उसको हम बी से शो करते हैं, ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग है उसको हम स्टार से शो करते हैं। ऊपर लिखोगे इस ऑर्बिटल का नाम सिग्मा स्टार 1s, ठीक है ना? नीचे वाली का क्या लिख दिया? सिग्मा बी 1s। ऊपर वाली का क्या लिख दिया? सिग्मा स्टार 1s। अब देखो, एक बात बताइए यार मुझे, क्या 1s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अरे यही तो है, 1s1 ही तो लिखा है हम लोगों ने। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों आप लोग जानते हो क्या होता है? 1s1, ठीक है ना? क्या होता है? 1s1। यहाँ पर हाइड्रोजन कर दीजिए 1s1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एक नहीं है, 2 है। तो कॉमन सी बात है, इस ये हाइड्रोजन है, इसका 1s ऑर्बिटल हो गई, ये हाइड्रोजन है, इसकी 1s ऑर्बिटल हो गई, ठीक है ना? तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे भाई साहब इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमन सी बात है इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में, और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिक्स होकर किस में चले जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है ना? तो एक और एक कितने हो गए? 2। भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉनों को आप लोग इस तरीका से भर दीजिए। भर दिया आप लोगों ने, ठीक है? फिर उसके बाद एक ये भी शो कर देना, ये शो कर देना, एग्जामिनर उड़ा देता है इसका नंबर। मैं सभी बच्चों के लिए एक बात बता देता हूं, कुछ बच्चे क्या होता है उलायती विस्मित होते हैं, मतलब देखते नहीं है और सिली मिस्टेक कर जाते हैं। नहीं बेटा, ये जरूर आप लोगों को शो करनी है, नहीं एग्जामिनर इसका आधा नंबर उड़ा देता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। इसलिए बच्चों आप लोगों को यहाँ पर ईबी शो करना है। मतलब बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है? कम, और भैया एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोगों को याद रखना है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल जितनी होती हैं उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी है? 2। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी हो गई? 2। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हो गई, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हो गई। और बच्चों बात जब इलेक्ट्रॉनों की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन हम सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। तो कॉमन सी बात है बॉन्डिंग की एनर्जी कम है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? बॉन्डिंग में भरे जाएंगे। बॉन्डिंग में कंप्लीट करने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग में। याद रखना बच्चों, पाउली साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। वो भैया आपने 11 12 क्लास में सब बच्चों ने पढ़ा होगा। पाउली साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होगा, चक्रण होगा,
वो क्या होगा भैया, अपोजिट होगा। एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना भैया? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया है। अब इसके बारे में भैया वो सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है। अब वो सारी चीज क्या क्या लिखनी है, बोर्ड की तरफ देखिए। देखो भाई साहब, मेरे पास जगह नहीं है, चलो मैं एक एक काम करता हूं, साइड में लिख देता हूं। आप लोगों को जो मैंने नोट्सों में लिखा रखा है, नोट्स के अकॉर्डिंग ही एग्जाम की कॉपी में लिखना है कि भाई डायग्राम कैसे बना रखे हैं, फिर आप लोगों को चीजें कैसे लिखनी है। क्योंकि एग्जाम में जितना बढ़िया लिखोगे, जितना लिखने का बढ़िया तरीका होगा, उतने ही अच्छे आप लोगों के नंबर आएंगे। तो एग्जाम में भाई देखो, मेरे पास तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर साइड में लिखूंगा। आप लोगों को क्या करना है, पहले डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद फिर वो सारी चीजें इसके डायग्राम के नीचे लिखना। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं तो यहाँ पर साइड में लिख देता हूं। तो सबसे पहले तो भाई साहब आप लोगों को विन्यास लिखना है। मैं फिर बोल रहा हूं, डायग्राम के नीचे लिखनी है ये सारी चीजें आप लोगों को, ठीक है ना? सबसे पहले तो आप लोगों को भाई साहब, सबसे पहले तो आप लोगों को ये विन्यास लिखना है। विन्यास, ठीक है ना? तो विन्यास में क्या लिखोगे? विन्यास में बच्चों ये देखो, सिग्मा बी बनेस, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? दो। तो इसका विन्यास कैसे लिखोगे भाई साहब? आप लोग यहां पर लिख दीजिए सिग्मा बी, और यहां पर लिख दीजिए आप लोग क्या, वन एस। सिग्मा बी वन एस। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। इस तरीका से आप लोगों को इलेक्ट्रॉन लिख देने हैं। याद रखना बच्चों, उसी ऑर्बिटल का विन्यास लिखना है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनका विन्यास लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उसके इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर शो कर दिए। इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैंने यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन शो नहीं करे। मतलब जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी ऑर्बिटल का विन्यास आप लोगों को लिखना है। मैं फिर बता देता हूं भैया, देखो दो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के पास में, किसके पास में? सिग्मा बी वन एस। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो मैंने लिख दिया सिग्मा बी वन एस, दो इलेक्ट्रॉन। इस एंटी बॉन्डिंग के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो उसका विन्यास लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये हुआ, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा उसी का विन्यास लिखना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसका विन्यास हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, विन्यास हो गया। अब भाई साहब आप लोगों का कौन आ गया? बंद क्रम। अब कौन आ गया आप लोगों का? बंद क्रम, मतलब बॉन्ड ऑर्डर। कौन आ गया भाई साहब? बंद क्रम मतलब बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मूला क्या था? बीओ बराबर एन बी माइनस एन ए बटे दो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है फिर देख लो। बंद क्रम निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए बताया था, एन बी माइनस एन ए बटे दो। मतलब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को काउंट कीजिए, और उस बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों में से एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को घटा दीजिए और दो का भाग लगा दीजिए। बंद क्रम आप लोगों का निकल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों का निकल जाएगा। कैसा है? इधर देखो भैया, देखो भाई साहब, यहां पर लिख देता हूं बीओ बराबर। अब देखिए, यहां पर एक बात बताइए, क्या बोल रहा है फॉर्मूला के? पहले बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को काउंट कीजिए। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई साहब? दो। ठीक है भाई साहब, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं है। तो यदि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो जीरो कर दो, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बच्चों दो का भाग लगा दो। तो दो में से जीरो गई तो कितने बचे? दो बचे। तो कॉमन सी बात है, दो में दो का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? एक। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, क्या जो हाइड्रोजन होता है, अर्थात जो H2 होता है, उसका बंद क्रम कितना होता है? एक। और आंसर की पहचान क्या हो गई? हम लोगों को पहले से ही पता था इस बात का कि हाइड्रोजन का बंद क्रम कितना आ रहा है? एक। यदि हाइड्रोजन का बंद क्रम, H2 का बंद क्रम, बॉन्ड ऑर्डर यदि बच्चों एक आ रहा है, तो समझ जाना कि आपका डायग्राम बिल्कुल सही है। और यदि टू का बॉन्ड ऑर्डर एक के अलावा कुछ और आ गया, डेढ़ आ गया, दो आ गया, तो भैया डायग्राम को चेक करके देख लेना, आपने डायग्राम को गलत कर दिया। मेरी बात आप लोग समझ में आ रही है ना? डायग्राम को चेक करके देख लेना, यदि एक से ज्यादा आ रहा है, एक से कम आ रहा है, तो समझ जाना आपने डायग्राम को गलत कर दिया। क्योंकि H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। बात समझ में आ गई भैया? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो गुरुजी, यहां पर ये विन्यास हो गया, ये बंद क्रम हो गया। अब बात किसकी की जाएगी? प्रकृति की। प्रकृति में पता लगाना अनुचुंबकीय गुणों का, प्रतिचुंबकीय गुणों का, मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर और डायमैग्नेटिक का पता करना है। तो इसके लिए मैंने क्या बोली थी, क्या किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास में यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी प्रकृति होगी, वो क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। और यदि उसके पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
तो उसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, डायमैग्नेटिक। तो बच्चों एक बात और याद रखना, मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बोली थी जब बेसिक पढ़ाया था, कि परमाणु कक्षक जब अणु कक्षकों का निर्माण कर दें, मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों का निर्माण कर देती है, तो इनका रोल खत्म हो जाता है, इनका रोल चलेगा। भैया हर चीज किस पर डिपेंड करेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों पर, क्योंकि इस थ्योरी का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसीलिए गौर से देखो, विन्यास भी हम किनका निकाल रहे हैं, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों का। बंद क्रम भी हम लोगों ने किसके बेस पर देखा है, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों पर। और प्रकृति भी किसके आधार पर देखेंगे, प्रकृति भी किसके आधार पर देखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों के आधार पर। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी है, दो। एक कौन है, बॉन्डिंग जो नीचे वाली है, एक कौन है, एंटी बॉन्डिंग जो ऊपर वाली है। मतलब नीचे वाली बॉन्डिंग होती है, ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग होती है। यही हर बात का डिसाइड करता है, क्योंकि बच्चों ये डिसाइड इसलिए नहीं करते क्योंकि हम परमाणु कक्षक नहीं पढ़ रहे हैं, हम अणु कक्षकों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए विन्यास भी हम लोगों ने इसका लिखा है, उसके बाद क्या, बंद क्रम भी इनके बेस पर निकाला है, अब प्रकृति भी इनके बेस पर देखेंगे। तो गौर से देखिए बच्चों, इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आप लोगों के युग्मित हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पेयर्ड हैं। और यदि किसी के पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए, तो उसकी प्रकृति होती है डायमैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय। तो भाई साहब जो आप लोगों का ये H2 अणु है ना, इसकी जो प्रकृति होगी ना, वो क्या होगी, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब समझ रहे हैं, इसमें चुंबकीय गुण नहीं होंगे। बात समझ में आ गई ना भैया, इसमें चुंबकीय गुण नहीं होंगे, इसकी प्रकृति होगी प्रतिचुंबकीय। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। मैं इसकी इंग्लिश भी लिख देता हूं, इंग्लिश में बोलते हैं भैया इसको डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों देख लो, मैंने यहाँ पर इसकी इंग्लिश लिख दी, प्रतिचुंबकीय है हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। चलो ठीक है। अब देखो भाई साहब, विन्यास हो गया, बंद क्रम हो गया, प्रकृति हो गई, प्रकृति मतलब नेचर हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप और लिखना है आप लोगों का, स्थायित्व, स्टेबिलिटी। अरे भाई साहब जिसका बॉन्ड ऑर्डर एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, वो कौन होते हैं, स्थायी होते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं। भैया इस वाले पॉइंट को भी समझ लेना ध्यान से, ये जो नीचे वाला है ना स्थायित्व, इसको समझ लेना। यदि किसी भी अणु या किसी भी आयन का बॉन्ड ऑर्डर एक आ रहा है, दो आ रहा है या तीन आ रहा है, तो वो अणु या वो आयन क्या होगा बच्चों, स्थायी होगा, मतलब स्टेबल होगा। लेकिन यदि किसी भी अणु या किसी भी आयन का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, तो वो बच्चों काल्पनिक होता है, वो प्रकृति में नहीं बनता। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में यहां से सवाल बनता है। सवाल कैसे बनता है, कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है वो प्रकृति में नहीं बनता, अर्थात वो काल्पनिक होता है। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, तो कॉमन सी बात है भाई, उनके बीच में तो बंद बन रहा है, तो वो तो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो जो ये प्रकृति स्थायित्व वाला ऑप्शन है ना बच्चों, ये आप लोगों को तभी शो करना है जब या तो बॉन्ड ऑर्डर किसी का एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, या जीरो आ रहा है। तो एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, तब तो आप लोगों को क्या बोलना है, तब आप लोगों को ये बोलना है कि इसमें क्या होगा, स्थायी। लेकिन यदि इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, तो आप लोगों को क्या लिखना है यहाँ पर, स्थायित्व में अस्थायी। या फिर ऐसे लिख देना डायरेक्ट, क्या यह अणु नहीं बनता, यह काल्पनिक होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। लेकिन ये तभी करना है जब किसी का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा। अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, तो समझ जाना भैया वो कौन होगा, स्थायी होगा। तो ये तो स्थायी है, क्योंकि अभी मैंने बताया H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, एक आया है। तो स्थायित्व वाले ऑप्शन में क्या लिखना है, स्थायी लिखना है। बस ये चार पॉइंट आप लोगों को शो करने हैं, सबसे सीक्वेंस में करने हैं। ये नहीं कि कोई कहीं ऊपर नीचे कर दिया, नो, ऊपर नीचे नहीं करना। मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जाम की कॉपी में भी लिखने के एक तरीका होता है। जितनी अच्छी आप लोगों की कॉपी होगी, काटा फांसी नहीं होगी, लिखने का तरीका बेहतर होगा, उतने ही बढ़िया आप लोगों के नंबर आएंगे। इसीलिए सबसे पहले डायग्राम शो कर दिया भैया, डायग्राम शो, ठीक है। डायग्राम को शो करने के बाद फिर ये सारी चीजें डायग्राम के नीचे लिखनी है, बिल्कुल सीक्वेंस में। डायग्राम के नीचे सबसे पहले लिखना विन्यास को, फिर लिखना बंद क्रम को, फिर लिखना प्रकृति को, और फिर लिखना स्थायित्व को। बात समझ में आ गई भैया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बात हो गई भाई साहब H2 अणु की, बस इतना ही करना है, हो गया काम। H2 अणु का अनुकक्षक चित्र बना दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो बात किसकी हो गई, H2 की। लेकिन भैया यदि मैं यहां पर H2 प्लस कर दूं, भाई साहब
ये डायग्राम तो मैंने किसका बनाया है? H2 का बनाया है। किसका बनाया है? H2 का बनाया है। लेकिन यदि भैया मैंने यहाँ पर कर दिया H2 प्लस, तो भाई साहब H2 प्लस का डायग्राम कैसे बनेगा? अरे सीधी सी बात है यार। अरे भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, इसी में बना देता हूं, बार बार मैं लिखूंगा मिटारूंगा, लिखूंगा मिटारूंगा, इसी के अंदर डायग्राम बना के बता देता हूं। डायग्राम कैसे बनेगा? देखो भैया, ध्यान से समझना। हम बात कर रहे हैं किसकी? H2 प्लस की। तो देखो, ये तो हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन तो सिंगल है, एक हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। अब यार आप अच्छी तरीका से जानते हो क्या जिस हाइड्रोजन प्लस चार्ज है उसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक होता है। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक। अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो ही बाहर निकल गया, प्लस का मतलब हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, इसीलिए उसमें प्लस है। तो इस हाइड्रोजन के पास में तो एक इलेक्ट्रॉन शो करना है, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर क्यों शो कर रहे हो? मत कीजिए। ये लिए भैया, हमने इसको मिटा दिया, ठीक है। अब सारी चीजें निकाल दो। अब देखो बन गया ये डायग्राम भैया। किसका बन गया? ये डायग्राम बना दिया भाई साहब मैंने आप लोगों का H2 प्लस का। इधर हाइड्रोजन लिख दीजिए, इधर H प्लस लिख दीजिए। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शो कर दिया, H प्लस के पास में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो मैंने यहां पर शो नहीं किया। अब देखो, यहां से भाई साहब आप लोगों का एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। इस इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए, हटा दिया। अब निकाल दो वो सारी चीजें। तो चलो निकाल देते हैं। अब देखो भाई साहब, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी की मैं फिर बोल रहा हूं, सारा मैटर आप लोगों को मैंने मेरे नोट्सों के अंदर डाल रखा है। और मेरे नोट्सों की जो पीडीएफ है बच्चों, यूनिक साइंस एकेडमी जयपुर वाले ऐप पर मिलेंगी। आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से यूनिक साइंस एकेडमी जयपुर वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बिल्कुल कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं नोट्सों के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। ये जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखा रहा हूं ना, ये सब कुछ बिल्कुल डिट्टो नोट्सों के अंदर मिल जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं करना है। आपको तो सिर्फ यहाँ पर क्लास समझनी है। क्लास को समझने के बाद फिर जितना मैंने पढ़ाया है उतना नोट्सों में से जाकर पढ़ लीजिए और अपनी फियर कॉपी में उतार दीजिए। मैं दावे के संग बोल सकता हूं बच्चों, ऐसा याद होगा कि दोबारा कभी नहीं भूल पाओगे। काफी बच्चों की तो ये दिक्कत होती है, अरे सर पढ़ते तो बहुत है भूल जाते हैं। अरे भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि पढ़ने का तरीका ही आप लोगों का गलत है। ऑनलाइन क्लासों में पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि जितनी भी टीचर ने क्लास ली है उतनी आप उसकी क्लास ले लीजिए, फिर जितनी क्लास ली है उतने ही आप लोग नोट्स पढ़ लीजिए और उन नोट्सों को फियर कॉपी में उतार दीजिए। तब भी नहीं भूलोगे, अप्लाई करके देख लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ कभी नहीं भूलोगे आप लोग, कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है ना? तो ये पढ़ने के तरीके को सुधारो सभी बच्चे अपना। ठीक है भाई साहब, चलो 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 ठीक है। अब मैं H2 प्लस की सारी चीजें लिख देता हूँ, तो लिख देते हैं। तो इसको तो हम करते हैं भाई साहब मिटार देते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं तो मिटार देते हैं। ये लो भाई साहब, ये हमने मिटार दिया। अब देखो भाई साहब, हम सारी चीजों को लिख देते हैं। तो भैया सबसे पहले विन्यास को लिखेंगे। तो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसका विन्यास लिख दीजिए। यहां पर लिख दीजिए सिग्मा बी वन एस, यहाँ पर लिख दीजिए सिग्मा बी वन एस, और इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। सिग्मा बी वन एस के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बीओ बराबर एन बी माइनस एन ए बटे दो, एन बी माइनस एन ए बटे दो। भाई साहब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? जीरो। जीरो कर दीजिए, दो का भाग लगा दीजिए। भाई साहब एक बटे दो, और एक बटे दो का मतलब क्या होता है? 0.5। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला है? आधा निकला है। आधे को हम बोले तो 0.5 बोल सकते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 निकल रहा है। तो इसकी जो प्रकृति होगी स्थायित्व में, तो अब यहाँ पर स्थायित्व लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पॉइंटों में आ रहा है आपका बॉन्ड ऑर्डर तो स्थायित्व लिखने की कोई जरूरत नहीं है। स्थायित्व आप लोगों को तभी लिखना है जब बॉन्ड ऑर्डर या तो आपका एक आ रहा है, दो आ रहा है या तीन आ रहा है, तभी जाकर वहां पर स्थायी लिखना है। यदि बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों का पॉइंटों में आ रहा है तो स्थायित्व लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि आपका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है तो फिर आप लोगों को ऐसे लिखना है, जो भी अणु का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, क्या यह अणु नहीं बनता, यह काल्पनिक होता है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, ऐसे लिखना है बस आप लोगों को।
बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ से सवाल किस तरीका से पूछा जाएगा वो भी मैं लास्ट में आप लोगों के लिए बताऊँगा। ठीक है भैया? तो प्रकृति में क्या लिखना है? अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुणों का पता लगाना है। देखो बच्चों, अनुचुंबकीय गुण हो या प्रतिचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक हो या पैरामैग्नेटिक हो, उसका पता हम किससे करते हैं? इन्हीं इन्हीं बॉन्डिंग ऑर्बिटलों से पता कर मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों से पता करते हैं। तो देखो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और बच्चों आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अनपुड इलेक्ट्रॉन। और जिस अणु या जिस आयन के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी प्रकृति होती है अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक। तो भाई साहब, यहां पर इसकी प्रकृति लिख दीजिए अनुचुंबकीय। बच्चों इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। मैं इंग्लिश भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं भाई साहब पैरामैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक, ठीक है ना? पैरामैग्नेटिक। ठीक है भैया। अब देखो विन्यास लिख दिया, बंद क्रम लिख दिया, प्रकृति लिख दी, सारी चीज लिख दी। ये लो, ये डायग्राम है, H2+ का बन गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, सिर्फ एक डायग्राम समझ लो, बाकी किन में कोई दिक्कत ही नहीं है। H2 का हो गया, H2+ का हो गया। अब बताएंगे भैया हम हीलियम का, तो ठीक है हीलियम का भी देख लो। चलो इसी में बता देते हैं, हीलियम का भी इसी में बता देते हैं, तो देख लीजिए। ठीक है जी, हीलियम का बता देते हैं अब। देखो, इसी डायग्राम के अंदर मैं हीलियम का बता रहा हूँ, मतलब He2 का बता रहा हूँ। अब बच्चों आप लोगों को पता है हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। अरे भैया हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिखते हैं? 1s2। मतलब अरे सही है ना? हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो आप? 1s2 ही तो लिखते हो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर आप लोग पहले तो इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। देखो, यहाँ पर भाई साहब हीलियम लिख दीजिए, यहाँ पर भी आप लोगों को हीलियम लिखनी है क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका बना रहे हो? हीलियम का बना रहे हो। ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है? ये इसकी कौन सी ऑर्बिटल है? 1s ऑर्बिटल है। ये भी इसकी कौन सी है? 1s ऑर्बिटल। अच्छा, एक हीलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कॉमन सी बात है, दूसरे के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन नीचे भर दीजिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो भर नहीं सकते। तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन किस में भर दिए? एंटी बॉन्डिंग में भर दिए। अब बस वो सारी चीजें निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे? इधर देखो, सबसे पहले वही विन्यास लिखना है, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसका विन्यास लिख दीजिए। यहां पर लिख दीजिए, अरे भैया सिग्मा बी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है जी। और सिग्मा स्टार 1s के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इस तरीका से आप लोगों को इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है। मतलब ये हुआ, जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसी का विन्यास लिखना है। जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है उनका विन्यास लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? जैसे कि इन दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन है तो मैंने दोनों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिए। अब बंद क्रम निकाल दीजिए। फॉर्मूला क्या है? बीओ बराबर एन बी माइनस एन ए बटे 2। ठीक है ना? ये फॉर्मूला है। अच्छा चेक करके देख लिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और फॉर्मूले का 2, तो 0/2। मतलब जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर बच्चों कितना आता है? 0 आता है। मतलब ये हुआ भाई साहब, क्या जो आप लोगों का H2 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 0। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस होती है और अक्रिय गैस किसी भी प्रकार के बंध का निर्माण नहीं करती। इसीलिए अक्रिय गैसों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 0 होता है। अर्थात प्रकृति में ये He2 आप लोगों का नहीं बनता है। अर्थात हीलियम He2 फॉर्म में नहीं मिलता, हीलियम हीलियम फॉर्म में मिलता है। अर्थात ये अणु फॉर्म में नहीं मिलता, परमाणु फॉर्म में इस तरीका से मिलता है।
हीलियम इस तरीका से प्रकृति में नहीं मिलता। हीलियम प्रकृति में इस तरीका से मिलता है। ये होती है एक परमाणु को, एक परमाणु को मतलब मोनो एटोमिक। ये होती है भाई साहब एक परमाणु, मतलब क्या बोलते हैं, मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक बोलते हैं इनको। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जीरो। जीरो का मतलब बॉन्ड ऑर्डर होता ही नहीं। होता ही नहीं तो फिर बनेंगे कैसे? अरे भाई परमाणु मिलकर ही तो अणु का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर तो जीरो आ रहा है एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई ना? इसलिए He2 काल्पनिक होता है, प्रकृति में नहीं बनता। ठीक है, अब प्रकृति आ जाती है तो प्रकृति में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन युग्मित, ये इलेक्ट्रॉन युग्मित, और यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित हुए, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए, तो उसकी प्रकृति होती है प्रतिचुंबकीय मतलब डायामैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय मतलब क्या हो गया भाई साहब, डायामैग्नेटिक हो गया। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। ओ भाई साहब ये डायग्राम किसका बना दिया मैंने? ये डायग्राम बना दिया मैंने He2 का। किसका डायग्राम बना दिया? He2 का। चलो ठीक है, ये डायग्राम He2 का कंप्लीट हुआ। अब जो डायग्राम बनाऊंगा वो बनाऊंगा बच्चों में Li2 का। हाइड्रोजन का हो गया, मतलब H2 का हो गया, H2 प्लस का हो गया, हीलियम का हो गया, मतलब He2 का हो गया। अब डायग्राम बनाऊंगा मैं Li2 का, मतलब लिथियम का। ठीक है, लिथियम का भी डायग्राम बना देते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं ले लेता हूं भाई साहब यहां पर नया पेज। ठीक है ना, मैं ले लेता हूं, ये लीजिए नया पेज ले लेते हैं, और इस नए पेज पे डायग्राम बनाऊंगा भाई साहब मैं लिथियम का, मतलब Li2 का। Li2 का अनुकक्षक चित्रों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और Li2। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Li2, इसकी इंग्लिश होगी, इसका डायग्राम बना देते हैं। भाई साहब एक बात बताइए, जो लिथियम होता है अर्थात जो Li2 होता है, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखते हैं? 1s2 2s1। अरे लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखते हैं? 1s2 2s1। हो गए ना, 2 और 1 3, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीनों मैंने शो कर दिए। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन 2s में होते हैं। अब बस इनका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो बना दीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले बनाते हैं 1s का, फिर डायग्राम बनाएंगे 2s का। ठीक है भाई साहब, बना दो, यहां पर बना देता हूं। देखो ये कर दिया शो, ये कर दिया, इसके बिल्कुल बराबर में इस तरीका से शो कर दीजिए। ठीक है ना, इसको एक को यहां पर बना दिए। ये डायग्राम किसका बना दिया मैंने? बनेस का बना दिया। ये डायग्राम भाई साहब मैंने किसका बना दिया? बनेस का बना दिया। ठीक है, अभी इनके नाम लिख दूंगा, पहले डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, और ये डायग्राम बना दिया मैंने 2s का, बिल्कुल इतना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम बना दिया मैंने 2s का। ठीक है, इनको मिला दीजिए। ठीक है ना, नाम लिख दीजिए सबका, पहले तो ये लिख देते हैं, बाद में भूल जाएंगे। एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। ठीक है जी। अच्छा ये कौन सी है? 1s। ये कौन सी है? 1s। किसकी है? लिथियम की है, तो लिख दो यहाँ पर लिथियम, यहाँ पर लिथियम लिख दो। ये कौन है भाई साहब आप लोगों की? 2s। ये भी कौन है आप लोगों की? 2s। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दीजिए लिथियम है, और यहाँ पर भी लिथियम है। ठीक है ना, अगर लिथियम नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लिथियम नीचे लिख दिया आपने, एक जगह ही लिख दो। बार बार जगह पे क्या है, उसके बाद तो सिर्फ केवल इसका नाम लिखना है कि 2s ऑर्बिटल है। ठीक है बच्चों, ओके। चलो चलो ठीक है। अब एक बात बताओ यार, एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लिथियम में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे। अरे भाई लिथियम एक नहीं है, लिथियम 2 है, तो एक लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? 1s2 2s1। तो दूसरे लिथियम का भी 1s2 2s1। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बस वो 6 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं। कैसे? इधर देखो, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, लिख दीजिए भाई साहब आप लोग। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको यहां पर भर दीजिए, इनको यहां पर भर दीजिए। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, एक इधर भर दिया, एक इधर भर दिया, दोनों को मिलाकर इसमें भर दिया। पहले इनके नाम भी लिख दीजिए। इसको क्या बोला है हम लोगों ने? सिग्मा बी 1s। इसका नाम क्या है? सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 2 कर दो, सिग्मा बी 2s, और यहाँ पर लिख दो भाई साहब सिग्मा स्टार 2s। ठीक है ना, अब कुछ नहीं है, आप लोगों को ना इलेक्ट्रॉन तो भर ही दिए।
अब देखो, चेक करके देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे, 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे। चेक करके देख लीजिए, 2, 4, 6, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 6 ही भरने थे हम लोगों को, क्योंकि Li2 के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। एक लिथियम के पास में 3 होते हैं, तो 2 के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सारी चीजें लिख दीजिए, वो सारी चीजें लिख दीजिए। सबसे पहले वो ही लिखना है भाई साहब आप लोगों को, विन्यास लिख दीजिए। विन्यास उसी का लिखना है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो लिख दीजिए। सिग्मा बी बनेस कितने इलेक्ट्रॉन, 2, कॉमा कर दीजिए। यहाँ पर क्या, सिग्मा स्टार बनेस कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके पास में भी 2 है। फिर सिग्मा बी 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख दीजिए। सिग्मा बी 2s, इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज तो आप लोगों ने यहाँ पर लिख दी। अब विन्यास, अब बंद क्रम, मतलब बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बीओ बराबर एन बी माइनस एन ए बटे क्या होता है, 2 होता है। ठीक है ना, अब देखो बराबर में कर देते हैं। भाई साहब चेक करके देख लिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे भाई साहब नीचे वाली बॉन्डिंग होंगी, ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग होंगी, तो नीचे के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। देखो ये नीचे वाली है 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी नीचे वाली है 2, अरे 1s के अंदर ये नीचे वाली है और 2s के अंदर ये नीचे वाली है। नीचे वाली बॉन्डिंग होती है, ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 और 4, ये लो, माइनस एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं, 2, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग के 2 हैं, भाग 2 का लगा दो क्योंकि फॉर्मूले में ये। ठीक है बच्चों, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2, और 2 में 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। मतलब ये हुआ कि जो भाई साहब आपका Li2 है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 1। मतलब लिथियम लिथियम के बीच में एक बॉन्ड होता है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसको एमओटी थ्योरी बोल लिया है, इसको हुंड और मुलुकन बोल रहे हैं। क्योंकि एमओटी थ्योरी किसने दी थी, हुंड और मुलुकन ने कब दी थी, सन 1932 में। ये मैंने आप लोगों को बेसिक में ही पढ़ाया था। बात समझ में आ गई भैया, चलो ठीक है, विन्यास हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब आएगा भाई साहब आप लोगों की प्रकृति। क्या लिखोगे प्रकृति में, प्रकृति में लिख दीजिए, देखो ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर प्रकृति होती है प्रति चुंबकीय, मतलब डायामैग्नेटिक। प्रति चुंबकीय मतलब डायामैग्नेटिक। और भैया स्थायित्व लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1। मैंने क्या बात बोली है, यदि किसी भी अणु या किसी भी आयन का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो ये स्थायित्व वाला आप लोगों को स्टेप बनाना है, वहां पर स्थायी लिखनी है। यदि किसी का बॉन्ड ऑर्डर पॉइंटों में आ रहा है तो वो स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो क्या लिखना है, यह अणु काल्पनिक होता है, यह अणु नहीं बनता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। बात समझ में आ गई, जैसे कि अभी हमने हीलियम का देखा था। ठीक है जी, तो यहाँ पर विन्यास हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, प्रकृति। अब स्थायित्व लिख दीजिए। स्थायित्व में क्या लिखना है, स्थायी लिखना है यार, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दो स्थाई। स्थाई मतलब स्टेबल। ठीक है जी, ये लो, ये डायग्राम किसका बना दिया, Li2 का बना दिया। किसी भी बच्चे का कोई दिक्कत है, अरे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतने सीधे सीधे डायग्राम है। एक डायग्राम को समझिए, बाकी के सारे डायग्राम क्लियर। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो Li लिथियम की बात हो गई। अब भाई साहब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा बेरिलियम का, बेरिलियम का, बेरिलियम का। तो एक काम करते हैं, इसको तो क्या करता हूं मैं, मिटा देता हूं, और भाई साहब आप लोगों के लिए डायग्राम बना देता हूं बेरिलियम का। तो देख लीजिए आप लोग, डायग्राम बना देते हैं हम लोग बेरिलियम का। ये लो, सब मिटा दिया। अब मैं डायग्राम किसका बना देता हूं, बेरिलियम का। ठीक है, लिथियम की जगह पर बेरिलियम कर दीजिए। जहां जहां पर लिथियम है वहां वहां पर बेरिलियम कर दीजिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर कर दो भाई साहब बेरिलियम, यहाँ पर कर दो बेरिलियम। ठीक है ना, और ऊपर भी लिख दीजिए बेरिलियम। यहाँ पर लिख दीजिए, मैं डायग्राम किसका बना रहा हूँ, Be2 का। ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या करो,
B2 कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए B2, B2 अणु का। लिख दो यहाँ पर B2 अणु का अनुकक्षक चित्र, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलो ठीक है, बेरिलियम लिख दिया यहाँ पर B2। अच्छा एक बात बताओ बताओ मुझे, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 ऐसे ही तो लिखते हैं, सब बच्चे जानते होंगे। बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2, ठीक है ना? क्योंकि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है बच्चों, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो। तो कुछ नहीं है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इधर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 4। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भर दिए, 2 एंटी बॉन्डिंग में भर दिए। अच्छा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो देखो ये लो, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 2 और 2 कितने होते हैं? 4। 2 यहाँ पर भर दीजिए, 2 यहाँ पर भर दीजिए। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक का मकसद क्या था? उसका ये मकसद था कि किसी भी अणु का यदि हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, उसका आंसर हम लोगों को पहले से ही पता हो। और कल मैंने आप लोगों के लिए जो ट्रिक बताई थी उसमें क्या बताया था कि 8 से 20 तक की गिनती लिख दो जो कि इलेक्ट्रॉन को शो करेगी। 8 से 20 तक की गिनती लिख दो, 14 पे लिख दो 3, आधा इधर घटा दो, आधा इधर घटा दो। और ये ट्रिक के बारे में बोला था कि ये ट्रिक हाइड्रोजन पे अप्लाई नहीं होगी, हीलियम पे अप्लाई नहीं होगी, लिथियम पर अप्लाई नहीं होगी, ये ट्रिक अप्लाई होगी बेरिलियम से। तो एक बात बताओ, Be2 के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8, क्योंकि अकेला बेरिलियम नहीं है। बेरिलियम कितने हैं? 2। तो एक बेरिलियम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 2 बेरिलियम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हुए। और ट्रिक में चेक करके देख लीजिए कि जहां पर 8 आ रहा है उसके नीचे बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 0। तो ये बात तो हम लोगों को पहले से ही पता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने से पहले से ही पता है बच्चों हम लोगों को कि इस बेरिलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलने वाला है? 0। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को ट्रिक पहले ही बता दी कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने से पहले आप उस ट्रिक से पता कर लेना कि हम जिसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर इतना आ रहा है। जैसे कि मैंने ट्रिक से पता कर लिया कि बेरिलियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। तो यहां पर यदि बेरिलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 निकलेगा तो समझ जाना आपका डायग्राम सही है। और यदि बेरिलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 के अलावा कुछ और निकल गया, 1 2 3 या पॉइंटों में निकल गया, समझ जाना आपने डायग्राम को गलत कर दिया, चेक करके देख लेना। चलो मैंने बना तो दिए, अभी पता चल जाएगा कि क्या बेरिलियम का मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी पता चल जाएगा। ठीक है भाई साहब, सारी चीजें लिख दीजिए। क्या लिखूं? अरे भैया सबसे पहले विन्यास लिखना है। विन्यास किसका लिखना है? जिसमें इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा बी में इलेक्ट्रॉन है, यस कितने? 2, तो लिख दीजिए। सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, लिख दीजिए भाई साहब। सिग्मा बी 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, लिख दीजिए। सिग्मा स्टार 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, बिल्कुल। तो भाई साहब विन्यास में इसमें इलेक्ट्रॉन शो कर देना, इसमें 2 कर देना, इसमें 2, सब में 2 इलेक्ट्रॉन कर देना, जो कि मैंने यहां पर शो कर दिया। बीओ निकाल दो। फॉर्मूला एन बी माइनस एन ए बटे कितना होता है? 2 होता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 और 2 4, कितने हो गए? 4। माइनस एंटी बॉन्डिंग काउंट कीजिए, 2 और 2 4, भाग लगा दो 2 का जो कि फॉर्मूला का है। 4 में से 4 गए तो कितने बचे? 0 बचे। और 0 में जब 2 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा? 0। और भैया मेरा आंसर बिल्कुल सही है। मैंने क्या बात बोली थी? 8 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था? 0। ये आंसर मुझे पहले से ही पता था, बस मुझे इसके डायग्राम के आधार पर प्रूव करना था कि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों जैसे मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन रख के 2 का भाग लगाया, तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब B2 का एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, अर्थात ये काल्पनिक है और प्रकृति में नहीं बनता। इस बात को कौन बोलती है? एमओटी थ्योरी बोलती है। बात समझ में आ गई भैया? प्रकृति लिख दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन युग्मित 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 युग्मित, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने पर या एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो प्रकृति होगी प्रति चुंबकीय।
मतलब डायामैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक। और स्थायित्व में भैया ये ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, जीरो। और जिनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है उसके बारे में ये लिखना है कि बी टू अणु नहीं बनता, यह काल्पनिक होता है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, एमओटी सिद्धांत का अनुसार। बात समझ में आएगा ही ना? तो आराम से सारी चीजें लिख देना। अब सुनो बच्चों, सारी चीजें देखो, विन्यास लिख दिया, देखो विन्यास लिख दिया, बॉन्ड ऑर्डर लिख दी, प्रकृति लिख दी, पूरा मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है ना? सारी चीजें देख लेना। और आज के लेक्चर का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, क्योंकि आज के लेक्चर में मुझे क्या एक्सप्लेन करना था। एक तो मुझे H2 अणु का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना था, जो बना दिया और आपको समझा दिया। एक H2 प्लस का मुझे समझाना था, वो भी समझा दिया। एक हीलियम He2 का समझाना था, वो भी समझा दिया। एक लिथियम मतलब Li2 का समझाना था, वो भी समझा दिया। और एक मुझे समझाना था बच्चों Be2 मतलब बेरिलियम का, वो भी मैंने बच्चों आप लोगों के लिए समझा दिया। तो आज का मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब अगले लेक्चर में आगे आने वाले जो अणु है, मॉलिक्यूल है, जो हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी का डिस्कशन करूंगा। जैसे कि भाई साहब बेरिलियम की बात कौन आता है, बोरॉन का बताना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। और नियोन के साथ ही समनाभिकीय द्विपरमाणु कणु कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर उन एग्जाम्पलों को लेंगे जो कि विषम नाभिकीय द्विपरमाणु कणु की है, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में तो समनाभिकीय भी दे रखा है और विषम नाभिकीय भी दे रखा है। मतलब होमो एटोमिक भी दे रखा है और हेट्रो डाई एटोमिक भी दे रखा है। होमो डाई एटोमिक भी दे रखे हैं और हेट्रो डाई एटोमिक भी दे रखे हैं, ठीक है ना? तो सारी चीजें सीक्वेंस में आप लोगों की होती रहेगी। ठीक है बच्चों, अपने नोट्स बनाते रहना, क्लासों को लेते रहना और पढ़ाई को बिल्कुल चालू कर देना। पढ़ाई इसलिए नहीं करनी है कि बीएससी में अच्छी परसेंटेज बनानी है, पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि बीएससी में पढ़ा हुआ हर एक कॉन्सेप्ट मजबूत करना है, जिससे आगे यदि कोई कंपटीशन देने बैठे तो वहां पर कंपटीशन को एक बार में ही फोड़ दें। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बीएससी को बढ़िया तरीका से करके निकल के एमएससी को भी बढ़िया तरीका से कर लो। मैं बता रहा हूं बच्चों, आगे जाके कोई भी कंपटीशन दे देना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको, एक बार में कंपटीशन को फोड़ दोगे। ये मेरा आपसे दावा है। बस बीएससी को समझ समझ के कर लो और एमएससी को समझ समझ के कर लो। ठीक है बच्चों, और यदि आप लोग कुछ कुछ पूछना चाहते हो क्लासेस से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड या मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, तो कोचिंग का नंबर यहाँ पर एक पट्टी चल रही होगी और वैसे आप इस यूट्यूब चैनल पर देख ही सकते हो। वहां पर आप लोगों को कोचिंग का नंबर मिल जाएगा। कोचिंग के नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो बच्चों। आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही है। ठीक है ना? आप लोगों का हम लोगों पर एक कृपा बनी रहे, जिससे कि सारी चीज आप लोगों की बेहतर तरीका से चल सके। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।